Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about dust bowl and the date is 26th August 2020. Now you can see that we have to talk about the dust bowl. What is the dust bowl? How it came in the Great Plains? What was the reason behind to make this as a subtopic of this peasant and farmers? So let's start with dust bowl. The expansion of wheat agriculture in the Great Plains created other problem. जो एक्सपेंशन हुआ व्हीट एग्रीकल्चर का ग्रेट प्लेन्स में उसने बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की. कहाँ पे? ग्रेट प्लेन्स में. वो बड़ी प्रॉब्लम हुई किस चीज की वजह से? एक्सपेंशन ऑफ द व्हीट एग्रीकल्चर. तो व्हीट एग्रीकल्चर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें व्हीट एग्रीकल्चर के बारे में ये भी पता हुआ कि कैसे ये व्हीट एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी. जैसे इंग्लैंड में, यूएसए में या और किसी कंट्री में भी ज्यादा हमने इंग्लैंड और यूएसए के बारे में पढ़ा. तो डस्ट बाउल की वजह से क्या हुआ? जो व्हीट एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का उससे ग्रेट प्लेन्स में प्रॉब्लम आने लगी. इन द 1930s टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स बिगिन टू ब्लो ओवर द साउथर्न प्लेन्स. 1930 में क्या हुआ? एक टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स आने लगी. डस्ट स्टॉर्म्स क्या होती है? धूल जो उठी उसका एक स्टॉर्म आया. स्टॉर्म मीन्स तूफान आया डस्ट का. तो बिगेन टू ब्लो ओवर द साउथर्न प्लेन्स. साउथर्न प्लेन्स में इसका इफेक्ट साउथर्न प्लेन्स से ये आना शुरू कर दिए. कहाँ पे? ग्रेट प्लेन्स में. ब्लैक blizzards rolled in very often 7,000 to 8,000 feet high. जो इसका जो हम देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लास्ट रोल जो है इसका जो स्पीड था वेरी हाई था. क्यों? 7,000 to 8,000 फीट इसकी हाइट ही थी. राइजिंग लाइक मॉन्स्टरस वेव्स ऑफ मडी वाटर. ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टरस मॉन्स्टर वेव्स थी जो मडी वाटर की तरह लग रही थी. दे केम डे आफ्टर डे. हर दिन आना जाना रहा. ईयर आफ्टर ईयर हर साल आते रहे जाते रहे थ्रू द 1930 के दौरान. इससे आगे क्या है कि एज द स्काईज डार्कनेड. आप अपना पेज नंबर 154 खोल के देख लीजिए. वहां पे आपको 2.5 पे डस्ट बाउल दिख जाएगा. वहां पे लिखा है ब्लैक ब्लेजर्ड इन वेस्टर्न कैनाल्स दिखाया गया है एक्टिविटी लॉग में. तो एज द स्काईज डार्कनेड एंड द डस्ट स्वेप्ट इन पीपल वर ब्लाइंडेड एंड चॉक्ड. जो स्काईज जब आसमान की तरफ देख रहे थे वो डार्क दिख रहा था. क्यों? इस डस्ट बाउल की वजह से अंधेरा छा गया था स्काई में. और सेकंड थिंग वाज कि डस्ट की वजह से जो पीपल थे वो ब्लाइंड और चॉक्ड हो गए. केटल्स वर सफोकेटेड टू डेथ. जो केटल्स थी वो उनकी डेथ होने लगी. देयर लंग्स कैक्ड विद डस्ट. उनके लंग्स में डस्ट चला गया. एंड मड. और मड की वजह से उनकी जो है मौत होने लगी. सैंड ब्रीड फेंसेस कवर्ड फील्ड्स एंड coated the surface of rivers till the fish died. तब तक आप खुद सोचिए कि इतना हुआ इसकी वजह से. इतना डस्ट स्टॉर्म आया वहां पे. इतना मड वाटर का स्टॉर्म आया वहां पे. तूफान आया कि जो फेंसेस थी वो खत्म हो गई. जो वहां पे कवर्ड फील्ड्स थे या जो सरफेस थी रिवर्स पे वो क्लियर हो गई. और फिश जो है वो भी डाई हो गई क्योंकि सरफेस ऊपर से डस्ट से पूरी कवर हो गई. रिवर जो है खत्म होने लगे. Dead bodies of birds and animals were strewn all over the landscape. अगर हम देखें कि जो डस्ट बाउल की वजह से क्या हुआ कि अगर हम पूरी अर्थ देखें वहां पे तो 1920s में तो वो पूरी डेड बॉडी से भरी हुई थी बर्ड्स और एनिमल्स की. ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स दैट हैड प्लॉव्ड द अर्थ एंड हार्वेस्ट द व्हीट इन 1920s वर नाउ क्लज्ड विद डस्ट डैमेज बियॉन्ड रिपेयर. और 1920 में ऐसा ये जो इन्होंने ट्रैक्टर्स और मशीन्स लाई थी जो अर्थ को हार्वेस्ट कर रही थी वो इतनी डैमेज हो गई कि उनको रिपेयर करना भी मुश्किल था. व्हाट हैड गॉन थ्रू बाय दीज डस्ट स्टॉर्म्स. क्या हुआ था? क्यों ये डस्ट स्टॉर्म्स आई? इन पार्ट दे केम बिकॉज द अर्ली 1930s वर इयर्स ऑफ पर्सिस्टेंट ड्रॉप. तो ये इसलिए आई क्योंकि 1930 में जो ईयर था वो पर्सिस्टेंट ड्राइड था. The rains failed year after year. रेन जो था फेल हो रहा था ईयर पे ईयर. एंड टेम्परेचर सोल्ड. टेम्परेचर हाई होने लगा. द विंड ब्लीव विथ फॉर्क्यूअस स्पीड. जो विंड थी उसकी स्पीड बढ़ गई. बट ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म्स बिकेम
black blizzards only together. जो स्टॉर्म्स थी ये ब्लैक ब्लेजर्ड स्काई में बन गई, इनने पूरा अंधेरा कर दिया स्काई में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटायर लैंडस्केप थी वो प्लफ हो गई टुगेदर। वो ग्रास भी स्ट्रिप हो गई जो इन्होंने रखी थी पहले से बना के। व्हेन wheat cultivation had expanded dramatically, जब wheat cultivation dramatically expand हुआ in the early 20th century में zealous farmers had recklessly uprooted all vegetation and tractors had turned the soil over. तो हम ये पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि जो The settlers had thought that they could conquer the entire landscape. उनको लगा कि हम सारी लैंडस्केप जो है कंक्योर करेंगे। किनको? जो settlers थे। Turn all land over to growing crops. They could yield profits. After the 1930s, they realized that they have to respect the ecological conditions of each region. अब उनको 1930 के बाद ये लगा कि नहीं, हमें इकोलॉजिकल कंडीशंस का जो है ख्याल रखना चाहिए। अब जब हम डस्ट बाउल की बात करें, ये मैं आपको रैंडम अब तक बता रहा था, तो वीट जो एग्रीकल्चर था, आपको पता है कि ये कितना इन्होंने बढ़ा दिया था इस चीज को, क्योंकि इन्होंने वीट के थ्रू ये बड़ा बिजनेस कर रहे थे। प्रॉफिट जो सेटलर से प्रॉफिट मिल रहा था, उन्हें जो लैंड ओनर से उनको प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन जो गरीब थे उनको वेजेस भी पूरी तरह नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब 1930 आया तो इसने एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन प्लस ग्रेट डिप्रेशन ऑन द सेटलर्स, तो उस चीज से ये हुआ कि इन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस को समझा। इन्होंने ग्रास, आपने खुद देखा, ये ट्रीज को खत्म कर रहे थे, ये ग्रास को खत्म कर रहे थे, ये हर जगह पे प्रॉफिट ढूंढ रहे थे, ये हर जगह पे कल्टीवेशन करना चाहते थे, इन्होंने लैंड्स को कंकेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो trees are also important for us, cultivation is also important for us. तो दोनों को इको बैलेंस रखना है। जो चीज जिस तरीके से बनाई गई है, जिस चीज से रखा जाएगा, जैसे रखा गया है, वैसे ही हमें इन चीजों को रखना है। अगर हम अपने यूज के लिए कहीं पे कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, हमें कोई चीज वहां पे बनानी है, हमें अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन हमें देखना है कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। वही चीजें होने लगी। डस्ट बाउल की वजह से क्या हुआ, स्टॉर्म आने लगे, डस्ट स्टॉर्म्स आने लगी, मड वाटर की स्टॉर्म आने लगी। उस वजह से इनके ऊपर बड़ा असर होने लगा। क्या हुआ कि इन पे बहुत असर ये चीज होने लगा, ट्रैक्टर्स इन्होंने लाए थे या मशीन इन्होंने लाई थी, जहाँ पे इन्होंने कल्टीवेशन की थी क्रॉप्स की, वो चीजें सब खत्म हो गई इनके लिए। अब जो सेटलर्स थे उनको समझ आ चुका था कि जो हमने किया वो गलत है, हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, हमें इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो हो गया, तो अब हम जो है कुछ नहीं कर सकते। अब हमें आ गया समझ में कि इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है। ये सेटलर्स को 1930 की वजह से समझ आया, जो डस्ट बाउल की वजह से, ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनको समझ आया। तो जब हम आगे की बात करें, जो हमने पढ़ा पहले, वो हमने पढ़ा कि मशीन्स, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उनकी वजह से उन्होंने जो है, जो फील्ड्स थे, ग्राउंड फील्ड्स थे, उनको भी कल्टिवेटेड लैंड बना दिया, जो ग्रास फील्ड्स थे उनको भी कल्टिवेटेड लैंड बना दिया था, जो पॉस्टलेट्स थे उनको जाने। ये डिस्ट्रक्शन की वजह से, इन चीजों की वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो बिगड़ गया था, उस वजह से डस्ट स्टॉर्म। तो ये चीज हमने आज पढ़ी। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि ये चीजें जो है, कुछ भी चीज हम नेचर को जितना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए ही नुकसान है, हम ही नेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि जो बैलेंस रखी है, ये नेचुरली अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, उन्होंने नेचुरल एक प्रोसेस रखा है, हर चीज को एक तरीका रखा है कैसे उसको करना है, क्या करना है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को, नेचुरल डिजास्टर आया उन लोगों को, फिर सेटलर्स को ये चीज समझ में आई। तो आगे जब हम देखते हैं कि 155 पेज पे आप देखिए, ड्राफ्ट सर्वाइवर्स पेंटेड बाय अलेक्जेंड्रा हॉग 1936। हॉग
dramatized the tragic scene of death and destruction that we saw in a series of paintings. Life magazine referred to Hogg as the artist of the dust bowl. जो हॉग थे, अलेक्जेंडर हॉग थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो उन्होंने अपने आप में जो चीज़ उन्होंने देखी, कैसे बर्ड्स और एनिमल्स के लोग हैं, उन्होंने ये तस्वीर एक बना दी है वहाँ पे, इन्होंने एक पेंटिंग की है। इनको कहा जाता है आर्टिस्ट ऑफ द डस्ट बाउल। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे द इंडियन फार्मर्स एंड द ओपियम प्रोडक्शन। जो आज हमने पढ़ा वो था डस्ट बाउल। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिए, तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।